हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूप क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री, परमाणु की संरचना। उसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर मॉडल की कुछ अभिधारणाएं हैं। फर्स्ट अभिधारणा क्या है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षाएं कैसी हैं? स्थायी होती हैं। इसमें ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, ऊर्जा में कोई चेंजमेंट नहीं होता। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। एक तो नाभिक का आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल, जिसे कूलॉम का आकर्षण बल भी कह सकते हैं। दो आवेशों के बीच में लगता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। यहाँ पर ZeE अपॉन आर स्क्वायर। Z परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। तो नाभिक आकर्षण बल कितना होता है? ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट दे दी। तो परमाणु का नाभिक, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगेगा कि ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और घूमते समय एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, बाहर की तरफ लगता है। उसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन आर। क्वेश्चन 2 दे दिया। यह दोनों बल पूर्णतः संतुलित अवस्था में रहते हैं। इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वल के दोनों साइड में ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है, नीचे नीचे की संख्या कट जाती है। एक ही साइड में ऊपर नीचे की संख्या कटती है। तो यहाँ इस साइड में आर है, इस साइड में आर स्क्वायर है, तो एक पावर इधर कम हो जाएगी कटकर। क्या बचेगा? mv स्क्वायर इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन आर बचेगा। नंबर 2, दूसरे विधारणा क्या है? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिसमें कि उसका कोणीय संवेग कितना हो? h/2π हो या इसका पूर्ण गुणज हो, यानी n से मल्टीपल कर देंगे, NH/2π हो। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, डॉट डॉट डॉट। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। संवेग होता है mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। उसको यदि r से गुणा कर देंगे दूरी से तो बन जाएगा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। तो कोणीय संवेग किसके कितना होना चाहिए? या तो h/2π हो या इसका पूर्ण गुणज n गुना NH/2π हो। तो बोर की सेकंड अभिधारणा से क्या आ गया? mvr इक्वल टू NH/2π। n क्या मुख्य क्वांटम संख्या है जो आगे हम पढ़ेंगे। तीसरी अभिधारणा है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके अर्थात अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है। और जब यह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऊर्जा अवशोषित करके तो निम्न से उच्च में जाता है, और जब उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा या ऊर्जा में अंतर को हम कैसे लिखेंगे? E2 माइनस E1। उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ हाई एनर्जी लेवल, और E1 क्या है? निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1। और ये डिफरेंस किसके इक्वल होता है? प्लांक के नियम के अकॉर्डिंग एच न्यू के इक्वल होता है। एच न्यू, एच प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पोस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन
सतत नहीं करते, निरंतर नहीं करते, एक निश्चित इकाइयों में करते हैं, पहले भी बता चुके हैं, जिन्हें क्वांटम या फोटोन कहते हैं, क्वांटा या फोटोन कहते हैं। तो ये रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। अब बोर की अभिधारणाओं के आधार पर पहले हम पढ़ेंगे बोर कक्ष में त्रिज्या की गणना। जो सर्कुलर पथ होता है उसकी रेडियस कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की बोर कक्ष में। तो बोर की प्रथम अभिधारणा से हम लिख सकते हैं mv² r इक्वल टू Ze²/r²। पीछे पढ़ चुके हैं, mv² r इक्वल टू Ze²/r²। तो पहले एक तरह यहाँ इक्वल के दोनों साइड में हर कट सकते हैं या फिर अंश से अंश कट सकते हैं। तो हर से हर कटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर r की घात 1 कटेगी, 1 बचेगी, क्या बचेगा इधर, तो mv² बचेगा बराबर Ze²/r बचेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। बोर की द्वितीय अभिधारणा से क्या होता है, mvr इक्वल टू NH/2π होता है। यहां से हम v की वैल्यू ले लेंगे। v की वैल्यू लेंगे, कैसे लेंगे, m और r इसके मल्टीपल में है, v के में वैल्यू फाइंड करनी है। mr इस साइड में ले जाएंगे, mr को तो नीचे जाएगा, इधर मल्टीपल में, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये क्या बनेगा, v इक्वल टू NH/2π और m r। इसको इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे इस इक्वेशन का, सेकंड समीकरण सेकंड का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर होगा, n² h² ये 4 होगा और π² m² r²। किसकी वैल्यू आएगी, v² की वैल्यू आ जाएगी वर्ग करने पर। अब ये जो v² का मान आया है हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में v² की जगह पुट कर देंगे। v² की जो भी वैल्यू है समीकरण 1 में v² को रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू से, v² को हटा देंगे, उसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो m तो पहले से है ही, m इंटू क्या आएगा, n² h²/4π² m² r², ये आ गया इधर, m तो पहले से था। ये और आ जाएगा n² h²/4π² m² r²। इक्वल में क्या चल रहा था, Ze²/r। यहाँ केवल r है, तो इसका r² इस r से कटेगा, एक r बचेगी। तो इस जो r बचेगी उसको हम इस साइड में ले जाएंगे, ऊपर चली जाएगी, और इसको इस साइड में लाएंगे तो नीचे आ जाएगी। तो यानी Ze² आ जाएगा n² h² के नीचे, इस साइड में m से m कैंसिल हो जाएगा, नीचे पावर 2 है m की, ऊपर 1 है, तो एक पावर नीचे बचेगी m की। तो n² h² 4π² m, r उधर चला गया, Ze² नीचे आ गया, तो क्या आएगा फाइनल, r इक्वल टू n² h²/4π² m Ze²। अब यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। 4 तो कांस्टेंट है ही, पाई भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। इलेक्ट्रॉन का मास ये भी कांस्टेंट है, फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी क्या होता है, फिक्स होता है, 1.6 × 10⁻19। तो क्या बचा, n वेरिएबल है, मुख्य क्वांटम संख्या, और z एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ये बदल सकते हैं। तो ये इन दोनों को अलग ले लेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट में ले लेंगे और उनको सोल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी निकल कर। ये बताया दिया मुख्य क्वांटम संख्या, h प्लांक कांस्टेंट, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश, z परमाणु क्रमांक है।
तो एन स्क्वायर जेड जो वेरिएबल थे उनको अलग ले लिया और बाकी कांस्टेंट को एक साथ ले लिया। इनको सोल्व करने पर क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम यदि पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, पिको का मतलब होता है 10 की घात -12, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10, पिको का 10 की घात -12। तो -12 में यदि पावर करनी है, यानी पिकोमीटर में लेना है इसी वैल्यू को, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आएगी? 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। क्वेश्चन, हाइड्रोजन के लिए KLN कोस की त्रिज्या ज्ञात करो। परमाणु में कोस होता है KLMNO, इस प्रकार से पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो हाइड्रोजन के लिए पूछा है, उसके लिए जेड एटॉमिक नंबर होता है 1 हाइड्रोजन का। कि पहले के कोस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4। तो के कोस की त्रिज्या तो कितनी आएगी? एन की वैल्यू फर्स्ट के कोस के लिए एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। और हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 0.529 ही आएगा एंगस्ट्रॉम। एल कोस के लिए क्या होगा? एन की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और जेड की वैल्यू 1 है ही, तो 4 से मल्टीपल होगा। कितनी वैल्यू आएगी? 2.116 एंगस्ट्रॉम। एम कोस के लिए एन की वैल्यू 3 रख देंगे और जेड की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 आएगा। 0.529 9 से मल्टीपल होगा और वैल्यू कितनी आएगी? 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो इक्वेशन थर्ड दे दिया इसको। समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि जो रेडियस R1, R2, R3 यानी के कोस, एल कोस और एम कोस की त्रिज्याएं, उनमें रेशियो कितना आएगा? 139 का। के कोस के लिए कितना है? 0.529 इंटू 1 है। R2 की वैल्यू कितनी है? 0.529 इंटू 4 है। यहाँ 1 R1, R2, R3 में रेशियो आएगा 149 या 4 आएगा। इसी टाइप से हेलियम आयन और लिथियम आयन, लिथियम +2 के लिए एल कोस की रेडियस निकाल सकते हैं। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 होगी, एल कोस के लिए एन की वैल्यू 2 होगी। एन का वैल्यू रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4/2, 2 कैंसिल होगा, 2 मल्टीपल होके क्या आएगा? 1.058 एंगस्ट्रॉम। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं लिथियम के लिए। इसकी भी एल कोस की पूछिए तो 4 आएगा, 0.529 इंटू 4, 4 है। यहाँ नीचे 3 है। 0.529 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा? 2.116 अपॉन 3 है ही। अब ऐसे ही बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बोर की प्रथम अवधारणा से, अभिधारणा से क्या होता है? mv² अपॉन r इक्वल टू z² अपॉन r² होता है। r 4 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं mv² इक्वल टू z² अपॉन r। बोर की दूसरी अभिधारणा से क्या होता है? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है।
वहां हमने त्रिज्या में किसकी वैल्यू निकाली थी, v की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर वेग कैलकुलेट करने के लिए किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे। r को यहाँ रख लेंगे, mv को साइड में लाएंगे, नीचे आएगा तो n इज अपॉन 2 पाई mv नीचे चला जाएगा। और ये वैल्यू r की कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे r के स्थान पर। समीकरण 1 में r को हटा देंगे, r के जगह पर क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 से r का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा, एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या आएगी, एन एच, और एम वी 2 पाई ऊपर चला जाएगा। एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, आर की वैल्यू रखी थी, एन एच नीचे आ गया, 2 पाई एम वी ऊपर चला गया। टू पाई एम वी। बराबर में अंश से अंश कट जाते हैं, ऊपर ऊपर के कटते हैं, नीचे नीचे के कटते हैं, तो m से m कट जाएगा। v स्क्वायर है तो एक v कटेगा, एक बचेगा यहाँ पर, v से v कट गया तो एक v बचा v। इधर क्या बचा, जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू 2 पाई बचा, या 2 पाई जेड ई स्क्वायर बचा अपॉन एन एच। तो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और ई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। इन सबको एक साथ लिख लेंगे, जो बचा उसको अलग लिख लेंगे, जेड अपॉन एन। इन सब की वैल्यू रखेंगे तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, कैलकुलेट करने पर 2.186 10 की घात 8। तो ये क्या होगा, बोर कक्ष में वेग की वैल्यू आएगी कितनी, 2.186 इंटू 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकंड में। क्वेश्चन कर सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के तृतीय बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो तृतीय बोर कक्ष में n की वैल्यू 3 रखेंगे, और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, तो बस सिंपल 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी, 0.7287 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तीसरी कैलकुलेशन है एनर्जी की कैलकुलेशन, ऊर्जा की गणना, त्रिज्या की गणना, वेग की गणना, बोर कक्ष में बोर कक्ष की त्रिज्या की गणना, बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना, और बोर कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, टोटल एनर्जी इनका योग होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 mv स्क्वायर माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस की वैल्यू है तो प्लस में जोड़ करके आएगी, माइनस होगी, 1/2 mv स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर आएगा। और ये बता रखा है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो ये है 1/2 mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगी। और एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है बोर की प्रथम अभिधारणा से, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर से आर कट जाता है तो ये बचता है। तो यहाँ बोर की प्रथम अभिधारणा से एम वी स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं
जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। तो 1/2 तो है ही, एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिखा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लिखा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये क्या है, पहले से चला आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी थी उसमें से एम वी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लिख दी, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लिख दी बोर की प्रथम अभिधारणा से। तो अब ये हो गई हाफ जेड ई स्क्वायर, ये हाफ क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, और ये क्या है, 1 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यानी पूरा है, ये आधा है, आधी वैल्यू ये पूरी वैल्यू। तो एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो क्या बचेगा, माइनस ये 1 है, 1 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आधी है, तो ये माइनस किया तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, बड़ी संख्या 1 में से हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हाफ जेड स्क्वायर अपॉन आर बचेगा। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसमें आर की वैल्यू रख देंगे, जो त्रिज्या की गणना हमने की थी, आर की वैल्यू कितनी आई थी पीछे, ये आई थी एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आर को रिप्लेस करके लिख देंगे। तो माइनस हाफ था ही, जेड ई स्क्वायर था पहले से, अपॉन में आर था, आर की वैल्यू क्या लिखी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे लिखी जाएगी, और वो बाकी ऊपर चले जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। फोर से 2 कैंसिल होगा, 2 और 4 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा आपको, 2 बचेगा, नीचे वाला 2 हट जाएगा, तो -2, और क्या क्या कैंसिल होगा, ई स्क्वायर से स्क्वायर, ये ई की 4 हो जाएगी पावर, मल्टी गुणा होकर, तो -2 2 पाई स्क्वायर एम, ये जेड और जेड स्क्वायर हो जाएंगे, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4 आएगा, और अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख लेंगे, वेरिएबल को अलग लिख लेंगे। वेरिएबल केवल दो है, जेड और एन, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, बाकी 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम ई एच, ये सब कांस्टेंट है, इनके वैल्यू पुट करने पर, सोल्व करने पर कितनी वैल्यू आती है, 13.6 आएगा। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक की वैल्यू कितनी ही बता दी, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। जूल में कन्वर्ट करनी है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 ×10⁻⁹ जूल। तो इससे मल्टीपल कर देंगे, इससे मल्टीपल करने पर की वैल्यू क्या आएगी, -2.18 ×10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये जूल में आ जाएगी। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू -RH अपॉन एन स्क्वायर। RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है,
जिसकी वैल्यू होती है 2.18 10⁻⁻18 जूल। अब एनर्जी पर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए KLm कोस की एनर्जी ऊर्जा ज्ञात करो। फॉर्मूला हमारे पास है ही -13.6 इंटू Z²/n²। H के लिए Z की वैल्यू तो 1 हो ही जाएगी, K के लिए N की वैल्यू 1। तो एनर्जी कितनी आएगी पहले कोस के लिए -13.6, Z की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू 1 है, तो कितना आएगा -13.6 ही आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे कोस के लिए N बराबर 2, तो इक्वल टू क्या आएगा -13.6, Z की वैल्यू 1 है अपॉन n², N की वैल्यू 2 है तो 4 होगा, 4 से डिवाइड होकर कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे कोस के लिए M कोस के लिए N की वैल्यू 3 होती है, तो एनर्जी कितनी आएगी -13.6 इंटू Z की वैल्यू तो 1 है ही हाइड्रोजन के लिए, N की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 से डिवाइड करने पर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ऐसे ही चौथे कोस N के लिए N की वैल्यू कितनी होती है 4, या 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 से डिवाइड करने पर कितना आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः स्पष्ट है कि परमाणु में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऊर्जा वैसे माइनस में कम हो रही है, इसका मतलब ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अतः स्पष्ट है कि परमाणु में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। और ऊर्जा की वैल्यू किस प्रकार से बढ़ती है, प्रोपोर्शनल टू n², क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। हीलियम के लिए और हीलियम आयन लिथियम आयन के लिए M कोस की ऊर्जा पूछिए। हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, M कोस के लिए N की वैल्यू 3 होती है। फॉर्मूला हमारे पास है -13.6 इंटू Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। नीचे क्या आएगा n²। तीसरे कोस के लिए 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। सोल्व करने पर कितना आएगा, हीलियम के लिए तो -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लिथियम आयन के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।